नमस्कार दोस्तों। आज रिवीजन कर पाना नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। आइए विस्तार में जानते हैं इस प्रॉब्लम और इसके सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो सवाल ये है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट की स्टडी मटेरियल में कितना डिफरेंस होता होगा? इसका आंसर है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो फर्क होता है वो होता है रिवीजन का। अगर रिवीजन किया जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है और रिवीजन ना किया जाए तो एक टॉपर स्टूडेंट भी एवरेज स्टूडेंट बन सकता है। मैं भी अगर नीट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर कर पाया विद अ स्कोर ऑफ 710 और अपने एमबीबीएस के फर्स्ट प्रॉफ में ही तीनों ही सब्जेक्ट्स में अगर मैं डिस्टिंक्शन स्कोर कर पाया तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था रिवीजन। बट दिक्कत आज ये है कि रिवीजन किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें तुम्हें सही से क्लियर नहीं होती है। ये चीज़ें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लोग बात भी नहीं करते हैं। इस कारण से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि रिवीजन का सिंपल मतलब क्या बनता है? री प्लस विजन, यानी फिर से देखना। तो तुम भी यही सोच के बैठे होते हो कि अच्छा फिर से हमें बार बार देखना है अपने नोट्स को। बट ये असली मतलब नहीं होता है रिवीजन का बहुत ब्रॉड मीनिंग है, उसको आज यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ मेन प्रॉब्लम्स क्या आती है रिवीजन करने में। सबसे मेन प्रॉब्लम तुम्हें आती है कि यार मन नहीं करता है, हमें लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे मार्क्स में डिफरेंस नहीं आएगा। बट असलियत क्या है वो थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके बाद दूसरी दिक्कत होती है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि रिवीजन की टेक्निक्स क्या होती है, किस तरह से तुम्हें रिवीजन करना होता है। ठीक है, तीसरा होता है कि रिवीजन कब करना होता है वही नहीं पता है। तो उन तीनों चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे। अब इसके बाद प्री कैप पहले दे दूँ तुमने सबसे पहले कि है ना वीडियो में हम किस तरह से वीडियो को डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे कि रिवीजन क्यों करना है, रिवीजन करने का इंपॉर्टेंस क्या है, रिवीजन करने के बेनिफिट्स क्या है, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि रिवीजन कब करना होता है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि रिवीजन को कैसे करना होता है, उससे रिलेटेड जो भी टेक्निक्स है उनको। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं वाई। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें थ्योरेटिकली समझाऊं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल कहता है कि एक ए स्टूडेंट है और एक बी स्टूडेंट है। ठीक है, दोनों ही सेम कोचिंग से पढ़ रहे हैं, सेम टीचर दोनों को पढ़ा रहा है, सेम रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल में अपने मान के चल रहे हैं, दोनों ने ही फुल सिलेबस कंप्लीट किया है। बट फर्क बस इतना है कि ए स्टूडेंट बिना रिवीजन किए एग्जाम देने गया है और जो बी स्टूडेंट है वो रिवीजन करके एग्जाम देने गया है। तो फर्क कितना आ सकता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम समझ सकते हो कि 300 अगर मार्क्स ए स्टूडेंट स्कोर करके आता है अपने एग्जाम में तो बी 650 या उससे ज़्यादा स्कोर कर रहा होगा 720 में से। इतना ज़्यादा फर्क आ सकता है अगर तुम रिवीजन करते हो या नहीं करते हो तो। बिकॉज रिवीजन तुम्हें जो तुमने नॉलेज गेन की है उसको रिटेन करने में हेल्प करता है और नीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन का गेम है। जैसा कि तुम यहाँ पे अभी देख भी सकते हो कि नीट डजंट टेस्ट योर नॉलेज, इट टेस्ट योर रिटेंशन ऑफ नॉलेज। तुम रिटेन कितना कर पाते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू तुम कितना नॉलेज गेन कर पाए। वही चीज़ जो मैंने अभी तुमसे बात की थी कि जो टॉपर है, जो एवरेज स्टूडेंट है, दोनों ही लगभग सेम तरह के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं, सबका बेस क्या है, एनसीईआरटी ही है। बट जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है रिवीजन। और यहीं पे मैं तुम्हारी जो मन नहीं करता है इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम रिवीजन करो और सिलेबस कंप्लीट करने पे तुम ज़्यादा ध्यान देते हो। बट जैसा कि अब तुम यहाँ एग्जांपल से समझ सकते हो कि रिटेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए तुम्हें जब भी मन नहीं करे तो तुम एक बारी इस लाइन को आके पढ़ो, इस लाइन को सुनो कि रिटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमने कितना नॉलेज गेन किया है। तो तुम्हारा जो मन नहीं कर रहा है वो भी करने लगेगा क्योंकि उसको डर लगेगा। ठीक है, और तो अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो ये पीपीटी मैंने बनाई है तुम इसको जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि इसको सेव करके रख लो, बिकॉज इसमें जो आगे टेक्निक्स वगैरह भी बात की है मैंने वो सब रिसर्च बेस्ड है, तो तुम्हें बाद में भी काम आएगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कि व्हेन टू डू रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कब कब करना है। तो सबसे पहला तो जो तुम्हें रिवीजन करना होता है वो होता है जस्ट आफ्टर द क्लास। उसको मैं समझाने के लिए तुम्हें एक फॉरगेटिंग कर्व समझाऊंगा। ठीक है, अब ये रिसर्च के थ्रू बनाया जाता है कि फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, ये क्या कहता है कि है ना, अगर तुमने एक टॉपिक पढ़ा है उसमें जो 100% नॉलेज है ना, उसको अगर तुम एक दिन के बाद देखो तो उसमें से तुम सिर्फ 50% रिटेन कर पाओगे। मतलब एक टॉपिक अगर तुमने आज पढ़ा है तो कल उसी टाइम तक तुम 50% चीज़ें उसमें से भूल चुके होगे अगर तुमने उसको रिवाइज नहीं किया है तो। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको क्लास के बाद ही तुम रिवाइज कर लो। ठीक है,
इसके अलावा जो तुम अगली क्लास लेने वाले हो, अगला जो तुम्हारा लेक्चर होने वाला है, उससे पहले अगर तुम 10 मिनट के अंदर जो तुमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज कर सको तो बहुत अच्छा तुम्हें ओवरव्यू रहता है। तो जब तुम सेकंड क्लास शुरू करोगे तो वो कंटिन्यूएशन में तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तीसरा तुम्हें करना होता है 1-4-7 रूल यूज़ करना होता है। अब जैसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट होने के एक दिन बाद तुम्हें उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके 4th डे पे तुम्हें फिर से उसको रिवाइज करना है, उसके बाद उसके 7th डे पे करना है, कई लोग तो उसके बाद 10th डे पे भी करते हैं। ठीक है, तो ये फिर 1 4 7 10 हो जाता है। अब इसको अगर मैं तुम्हें इस ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो देखो, ये जैसा कि हमारे ये नॉर्मल फॉरगेटिंग कर्व था, ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, बट जैसे ही तुमने एक दिन बाद रिवीजन किया तो क्या हो गया, तुम्हारा नॉलेज वापस से इंक्रीज हो गया, तुम्हारा रिटेंशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद वापस से ये फॉरगेटिंग कर्व नॉर्मल जाना चाहेगा, लेकिन तुमने फिर से रिवीजन कर लिया बीच में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वापस से जो तुम्हारा नॉलेज का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये वापस से नॉर्मल फॉरगेटिंग कर्व पे जाना जाएगा, लेकिन तुमने फिर से एक बार ही रिवीजन कर लिया। तो इस तरह से जब तुम रिवाइज करने लग रहे हो तो तुम देख रहे होगे कि तुम जो अपनी नॉलेज है उसको लगभग कांस्टेंट पे तुम मेंटेन कर पा रहे होगे एक नंबर ऑफ सेट ऑफ रिविजन्स के बाद। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें 1-4-7 रूल यूज़ करना है। इसके बाद जब भी तुम्हें लगे कि यार बहुत टाइम हो गया, मैं उस चैप्टर को भूल रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मैं उसमें से भूलता जा रहा हूँ, तो इसलिए उस टाइम पे एक बारी फिर से उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, सो ये हो गया कि व्हेन टू डू रिवीजन। अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ कि हाउ टू डू रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन को ना मैं क्या करता हूँ, मैं दो चीज़ में बांटता हूँ। एक होता है एक्टिव रिकॉल, एक होता है पैसिव रिकॉल। पैसिव रिकॉल ना बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। पैसिव रिकॉल में क्या होता है कि इसको तुम कर रहे होगे कि लास्ट टाइम पे तुम्हारा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद एग्जाम है, उससे पहले तुम्हें क्या करना है वो चीज़। ठीक है, तो उससे पहले तुम क्या कर पाओगे, सीधी सी बात है, जो तुमने नोट्स बनाए हैं, जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको तुम क्या कर पा रहे होगे, ऊपर ऊपर से तुम क्या करोगे, सिर्फ रीड करोगे। ये तुम्हारा पैसिव रिकॉल हो गया, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, जो मेन डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है एक्टिव रिकॉल में। एक्टिव रिकॉल में तुम्हें सबसे पहले ना क्या करना है, सबसे पहले तो एक तो डायरेक्ट रिवीजन होता है, दूसरा होता है रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके थ्रू तुम इनडायरेक्ट रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट रिवीजन में क्या होगा कि तुमने क्या किया, जो भी टॉपिक है उसको अपने नोट से पढ़ा या शॉर्ट नोट से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद क्या किया तुमने, अपनी जो नोटबुक है उसको बंद कर दिया। उसके बाद अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम खुद से उसको बोल रहे हो और इस तरह से बोल रहे हो कि तुम खुद को पढ़ा रहे हो। इसी को काफ़ी लोग क्या कहते हैं, फेमेंट टेक्निक कहते हैं। फेमेंट टेक्निक बस ये चीज़ होती है कि अगर तुम किसी और को पढ़ाओगे, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, तो तुम क्या कर सकते हो, खुद को ही पढ़ा लो। ठीक है, अगर तुम इस तरह से रिवाइज करोगे तो तुम क्या होगा कि हर एक छोटी छोटी चीज़ पे भी फोकस करोगे और तुम्हें जो तुमने जो भी पूरे नोट्स पढ़े हैं वो अच्छे से रिटेन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिर से नोटबुक खोलनी है। नोटबुक में डेफिनेटली तुमने कुछ ना कुछ गलती की होगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो तुम भूल गए होगे, कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो तुमने आधे आधे बोले, आधे तुम्हें याद ही नहीं रहे। तो फिर क्या करोगे, तुम वहाँ से अपनी एरर्स ढूंढोगे, उनको रेक्टिफाई करोगे, वापस से कॉपी बंद करोगे और फिर से उसको बोलोगे। तो इसको बोलते हैं एरर बेस्ड लर्निंग। ये भी रिसर्च से देखा गया कि अगर तुम इस तरह से लर्निंग करोगे कि पहले अपनी गलती ढूंढी, फिर उस गलती को रेक्टिफाई किया, तो जो वो चीज़ें हैं वो तुम्हें ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं टेस्टिंग इफेक्ट। टेस्टिंग इफेक्ट क्या कहता है, टेस्टिंग इफेक्ट बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि अगर एक नॉलेज है जो तुम एक तो उसको डायरेक्ट पढ़ के रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, एक है कि उस चीज़ को तुम कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, तो जहाँ पे तुम अप्लाई करोगे उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि तुम उसमें ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को रिटेन कर पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस के थ्रू किस तरह से रिवीजन करना है, तो सबसे पहले तो कुछ चंक ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें उठाने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो तुमने रिवाइज किया, उसके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने लगने हैं। अब उसमें क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो तुम सॉल्व नहीं कर पाए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें तुम्हें बहुत टाइम लगा। इन दो तरह के क्वेश्चंस को तुम हाईलाइट कर लो। ठीक है, फिर ढूंढो कि वो किस टॉपिक से हैं, फिर क्या करके आओ कि उस टॉपिक को तुम पढ़ के आओ, उसके बाद उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करो। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि तुमने जो वो टॉपिक था जो तुम्हारा वीक था उसको एक बारी फिर से रिवाइज कर लिया, तो इस तरह से क्या होगा कि वो टॉपिक तुम्हारा वीक से स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, वो तुम्हें बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स लाके दे सकती हैं एक साथ कंपाउंड होके। ठीक है, तो कुछ छोटी चीज़ें जिन पे तुम्हें फोकस करना है, जो चीज़ तुम इंक्लूड कर सकते हो अपने रिवीजन के टाइम पे, वो है सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स अगर तुम बना रहे हो तो तुम अगर किसी चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज करते हो पूरे नोट्स से, तो तुम 10 से 15 मिनट के
के अंदर उस चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जो तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचा देगा और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस चैप्टर से वो तुम्हें जल्दी से रिवीजन करने का एक फ़ायदा देगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा होता है मल्टी सेंसरी लर्निंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू रिवीजन करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक तुम्हें रिटेन रहेंगे एज़ कम्पेयर टू तुम डायरेक्ट टेक्स्ट को रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा थर्ड होता है स्लीप। देखो स्लीप तुम्हें भी पता है कि अगर तुम एक प्रॉपर साउंड स्लीप लोगे 6 से 7 घंटे की एटलीस्ट, तो तुम्हें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहेंगी। तुम जल्दी से उनको, वो जब तुम्हें अप्लाई करना है तो वो तुम्हें पॉपअप हो पा रही होंगी और तुम उसको सॉल्व कर पा रहे होगे, जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या जहाँ पे भी तुम अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद चौथा आती है इंटरलीव्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि पूरे दिन में आज मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो वो चीज़ गलत है। तुम क्या कर सकते हो, इंटरमिक्सिंग कर सकते हो सब्जेक्ट्स की। अगर तुम रिवीजन भी कर रहे हो कि मान लो आज तुमने अपना दिन डेडिकेट किया है रिवीजन को, तो तुम पहले अगर बायो को रिवाइज कर रहे हो तो थोड़ी देर बायो को करके तुम फिजिक्स करो, उसके बाद केमिस्ट्री करो और फिर से बायो करो। तो इस तरह से अगर तुम इंटरमिक्स करोगे चैप्टर्स को भी और टॉपिक्स को भी और सब्जेक्ट्स को भी, तो अगर तुम इंटरमिक्स करके पढ़ोगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, ये तुम्हें बेटर रिटेंशन पावर देगा। बिकॉज एग्जाम में भी तुम्हें इसी तरह से जो चीज़ें हैं उनको अप्लाई करना होगा, क्योंकि तुम्हारा तीनों का एग्जाम साथ में होने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, तो यही थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें और कुछ बहुत बड़ी चीज़ें जो तुम्हें रिविजन में ध्यान रखनी है। ठीक है, सो यही था आज का वीडियो। आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की, क्या वो तुम अपनी नीट प्रिपरेशन में अप्लाई करने वाले हो? अगर अप्लाई करने वाले हो तो यस लिख के जाना कमेंट्स में, और अगर तुम अप्लाई नहीं करने वाले तो नो लिख के जाना। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।